नमस्कार। आज का पाठ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल विरचित संस्मरणात्मक निबंध प्रेम घन की छाया स्मृति। इस पाठ को मैं अजय कुमार आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। संस्मरण उस लेख को कहते हैं जो अपने स्मृति या याद के आधार पर किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में लिखा जाए। यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपनी याद के आधार पर जाने माने कवि उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के बारे में लिखा है। प्रेमघन उनका उपनाम है। इस निबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बताया है कि किस तरह हिंदी भाषा एवं साहित्य के प्रति उनका रुझान पैदा हुआ और अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए बताया है कि उनके घर का माहौल साहित्यिक था। उनके पिताजी को भी साहित्य से बहुत लगाव था। उनके पिताजी घर के सदस्यों को भी साहित्य पढ़कर सुनाया करते थे और उन्होंने बताया है कि किस तरह वे भारतेंदु जी और उनके मंडल के ही कवि थे प्रेमघन जी। किस तरह उनके निकट जाने पर लेखक और उसके हमउम्र साथियों के मन में हिंदी साहित्य के प्रति रुझान एवं उनके भीतर किस तरह एक साहित्यकार विकसित होने लगा, उसका बड़ा ही मनोहारी वर्णन इस पाठ में किया गया है। इस पाठ में लेखक बता रहे हैं कि उनके पिताजी फारसी के अच्छे जानकार थे और पुराने हिंदी कविता के बड़े प्रेमी थे। फारसी कवियों की लोकोक्तियों को हिंदी कवियों के लोकोक्तियों में मिलान करने में बहुत मजा आता था। वे रात में तुलसीदास विरचित रामचरितमानस एवं केशवदास विरचित रामचंद्रिका को पढ़कर घर के सदस्यों को सुनाया करते थे। इसे बहुत ही दिलचस्प तरीके से सुनाते थे जिससे सभी को बहुत अच्छा लगता था। उनके पिताजी को भारतेंदु हरिश्चंद्र के आधुनिक नाटक बहुत पसंद थे और वे उसको पढ़ा करते थे। साथ ही अपने घर के सदस्यों को भी सुनाया करते थे। जब उनके पिताजी की बदली हमीरपुर जिले के राठ तहसील से मिर्जापुर हुई तो उनकी अवस्था मात्र 8 वर्ष की थी। उसके पहले ही भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रति मधुर भावना उनके मन में जग गई थी। सत्य हरिश्चंद्र नाटक के नायक राजा हरिश्चंद्र और कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र में उनकी बाल बुद्धि कोई अंतर नहीं कर पाती थी। हरिश्चंद्र शब्द से एक मिलीजुली भावना, एक माधुर्य का संचार उनके मन में होती थी। लेखक को मिर्जापुर आने पर पता चला कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के एक मित्र उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी, जो कि प्रसिद्ध कवि हैं, यही रहते हैं। यह पूरा पाठ उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी पर आधारित है। एक दिन बालकों की मंडली नगर की ओर निकल पड़ी। आगे आगे वे बच्चे थे जो उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी जी के घर को जानते थे। जब वे बच्चे कुछ दूर चलने के बाद एक पत्थर के मकान के सामने जा खड़े हुए तो देखा उस घर के नीचे की बरामदा खाली है और ऊपर की बरामदा घनी लताओं से ढकी हुई है। बीच बीच में खंबे और खुली जगह दिखाई पड़ रही थी। उसी ओर देखने के लिए उन्हें कहा गया, परंतु कोई दिखाई नहीं पड़ा। सड़क पर कई चक्कर लगाए। एक लड़के ने उंगली से ऊपर की ओर देखने की इशारा किया। लताओं के फैलाव के बीच कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया, जैसे कोई मूर्ति हो। उनके कंधों पर बाल बिखरे हुए थे। एक हाथ खंबे पर था और दूसरा हाथ कमर पर। देखते देखते वह तस्वीर उनकी आंखों से ओझल हो गया। यहाँ लेखक कह रहे हैं कि पहली नज़र में मैंने उन्हें बस इतना ही देखा
ज्यों ज्यों वे बड़े होते गए त्यों त्यों हिंदी के नूतन साहित्य की ओर उनका झुकाव बढ़ता गया। क्वींस कॉलेज में पढ़ते समय स्वर्गीय बाबू राम कृष्ण वर्मा मेरे पिताजी के सहपाठियों में से एक थे। भारत जीवन प्रेस की पुस्तकें प्रायः मेरे यहाँ आया करती थी, पर अब उनके पिताजी उन पुस्तकों को छुपा कर रखने लगे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनका ध्यान अपनी पढ़ाई से हट न जाए। केदारनाथ जी ने एक पुस्तकालय खोला था, जिसे पुस्तकें ला कर लेखक पढ़ा करते थे। उन्हीं दिनों लेखक के पिताजी ने उन्हें एक व्यक्ति के साथ बारात में काशी भेज दिया। अब जब वहां घूमते फिरते चौखंबा की तरफ जा निकले, वहां पर एक घर से पंडित केदारनाथ जी पाठक निकलते दिखाई पड़े। पुस्तकालय में वे उन्हें प्रायः देखा करते थे। उनकी जान पहचान तो उनसे थी ही। जिस घर से वे निकले थे वह घर भारतेंदु जी का ही था। अब उन्हें लगने लगा कि पंडित केदारनाथ जी की जान पहचान भारतेंदु जी से है। अब उनके मन में मीठी भावनाएं उठने लगी। यह जानकर कि वह भारतेंदु जी के मकान के नीचे खड़ा है, उसके मन में बहुत अच्छी अच्छी मधुर भावनाएं आ रही थीं। पाठक जी उसके मन की भावुकता को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और बहुत दूर तक मुझसे बातें करते हुए गए। दोनों में गहरी मित्रता हो गई। 16 वर्ष की अवस्था में उन्हें हम उम्र यानी उनके उम्र के बराबर लोगों की एक मंडली बन गई, जिसमें काशी प्रसाद जायसवाल, बाबू भगवान दास हालना, पंडित बद्रीनाथ गौड़, उमाशंकर बेदी प्रमुख थे। जब ये साथ बैठते थे तो नए और पुराने लेखों की या साहित्य की चर्चा करते थे। ये लोग प्रायः हिंदी भाषा में ही बातचीत करते थे, जिसमें शुद्ध हिंदी शब्दों का इस्तेमाल करते थे। जिस स्थान पर लेखक रहते थे वहां पर वकील, मुख्तियार और अधिकारी रहते थे। वे लोग ज्यादातर उर्दू में बोला करते थे। इन लोगों की हिंदी में बात करना उन्हें अनोखी लगती थी। एक बार उनके मोहल्ले में कोई मुसलमान सब जज रहने आए। एक दिन उनके पिताजी ने सब जज महोदय से उनका परिचय कराते हुए कहा कि इन्हें हिंदी का बहुत शौक है। उन्होंने तुरंत जवाब दिया कि आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैं तो इनकी सूरत देखकर इस बात से वाकिफ हो गया, यानी जान गया था। लेखक कह रहे हैं कि मेरी सूरत में ऐसी कौन सी विशेषता थी जिससे उन्होंने जान लिया था, क्योंकि यह घटना 30 साल पहले की है। अब चौधरी साहब से उनका परिचय हो गया था। अब चौधरी साहब के यहाँ एक लेखक की हैसियत से जाना आना होता था। चौधरी साहब एक खासी हिंदुस्तानी रईस थे। उनके पास रुपया पैसा धन दौलत बहुत था। बसंत पंचमी के अवसर पर उनके यहाँ खूब नाच रंग और उत्सव हुआ करता था। उनका हर अदा में रोब-दाब दिखता था। उनके कंधे तक बाल लटक रहे थे। इधर उधर वे टहल रहे हैं और पीछे पीछे छोटा लड़का जो उनका नौकर था, कान की तस्तरी लेकर उनके पीछे पीछे घूम रहा है। बात किस तरह से घुमा फिरा कर रहे हैं वह लाजवाब था उनका, और वे अपनी बातें सीधी तरह से नहीं करके घुमा फिरा कर किया करते थे। जैसा वो लिखते थे वैसा उनका बातचीत का ढंग नहीं होता था। उनका बातचीत का ढंग बहुत निराला होता था। नौकरों के साथ भी जो बातें करते थे वे बातें भी सुनने लायक होती थी। कभी नौकर के हाथ से कोई गिलास गिर जाता था तो वे ये नहीं कहते थे कि कहीं वह गिलास
टूटा तो नहीं। वे कहते थे, कारे बचा तो नहीं। उनके प्रश्नों के पहले क्यों साहब अक्सर लगा होता था। वे लोगों को प्रायः उल्लू बनाया करते थे। लोग भी उन्हें उल्लू बनाने की फिराक में रहते थे। पुराने समय के एक कवि थे, वामनाचार्य गिरी। एक बार सड़क पर चौधरी साहब के ऊपर एक कविता जोड़ते चले आ रहे थे। अंतिम चरण कविता का रह गया था कि चौधरी साहब अपने बरामदे में कंधों के ऊपर बाल छिटकाए हुए खंबे के सहारे खड़े दिखाई पड़े। उनको देखकर झट ही कवित उनका पूरा हो गया। वह कवित छंद में लिख रहे थे। बामन जी नीचे से वह कवित ललकारा। उन्होंने पंक्ति बोली जिसका वह अंतिम अंश था, खंभा टेकी खड़ी जैसे नारी मुगलाने की। यानी खंभा टेक कर ऐसे खड़े हैं जैसे कि मुगलों के जमाने की नारी हो। एक दिन कई लोग बैठे बातचीत कर रहे थे। इतने में पंडित जी आ गए। चौधरी साहब ने पूछा, कहिए क्या हाल है पंडित जी। पंडित जी बोले, कुछ नहीं, आज एकादशी थी, कुछ जल खाया है और चले आ रहे हैं। तो चौधरी जी ने प्रश्न किया, जल ही खाया है या कुछ फलाहार भी पिया है। एक बार एक पड़ोसी ने उनसे पूछा कि एक लफ्ज मैं हमेशा सुनता हूँ, घन चक्कर, इसके क्या मायने हैं। एक दिन कागज कलम तो उन्होंने कहा, एक दिन कागज कलम लेकर सोने के पहले सवेरे से रात तक जो काम किए हैं वह सब लिख जाइए और पढ़ जाइए। चौधरी प्रेमघन इस प्रकार थे। वे हमेशा उल्टी बातें करते थे। उनके सहपाठी पंडित लक्ष्मी नारायण चौबे, बाबू भगवान दास हालना, बाबू भगवान दास मास्टर, इन्होंने उर्दू बेगम नाटक बड़ी ही विनोदपूर्ण पुस्तक लिखी थी, जिसमें उर्दू की उत्पत्ति, प्रचार आदि का वृत्तांत एक कहानी के रूप में लिखी थी। ये तीन लोग के साथ कई और लोग एक बार गर्मी के मौसम में छत पर बैठे चौधरी साहब से बातचीत कर रहे थे। चौधरी साहब के पास ही एक लैंप जल रहा था। लैंप की बत्ती एक बार भभकने लगी। चौधरी साहब नौकरों को आवाज देने लगे। मैंने चाहा कि हाथ बढ़ाकर बत्ती धीरे से नीचे गिरा दूं, परंतु लक्ष्मी नारायण ने तमाशा देखने के विचार से मुझे धीरे से रोक लिया। चौधरी साहब कहते जा रहे थे कि अरे जब फूट जाई तब चलत आवा। वे कह रहे हैं कि जब फूट जाएगा तब चल के आएगा। इतने में चिमनी ग्लोब के साथ फूटकर चकनाचूर हो गई, परंतु चौधरी साहब का हाथ लैंप की तरफ न बढ़ा। मतलब चौधरी साहब ने खुद उठकर जरा हाथ बढ़ाकर उस लैंप की बत्ती को नीचे नहीं किया। यानी वे इतने शानो शौकत और रौब दाव वाले व्यक्ति थे कि वे अपनी अलग काम में रहते थे। उपाध्याय जी नागरी को भाषा मानते थे। इसी प्रकार वो मिर्जापुर को मीरजापुर लिखा करते थे, जिसका अर्थ वे करते थे लक्ष्मीपुर। मीरपुर, मीर बराबर समुद्र प्लस जा बराबर पुत्री प्लस पुर, मतलब वो अपनी तरफ से उसकी व्याख्या करते थे। इस प्रकार यह पाठ यहाँ समाप्त हुआ। अब आप लोग अधोलिखित प्रश्नों को गृह कार्य हेतु अवश्य करें। इस वीडियो को अधिक से अधिक
लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।